बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी के पाठ्यक्रम अ से पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए इस कहानी को जानने से पहले हम इस कहानी के रचनाकार के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जान लें। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। इसका कारण था कि इनके बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया और उसके कुछ वर्षों पश्चात इनके पिता का भी निधन हो गया और घर की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आ गईं। फिर 10वीं पास करते ही ये प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हो गए और उस नौकरी के साथ साथ इन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। उसके पश्चात इन्होंने शिक्षा विभाग में स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपने लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इस महान कथा सम्राट का देहांत 1936 में हो गया। इनकी कहानियों का संकलन मानसरोवर के नाम से संकलित है। इनके कई उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला आदि। इन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त हंस, जागरण, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने गद्य की अन्य विधाओं में भी प्रचुर मात्रा में लेखन किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, अर्थात उनका मानना था कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। इसीलिए इन्होंने अपने साहित्य में यथार्थपरक कहानियों का समावेश किया। इनके साहित्य को यदि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनका साहित्य यथार्थ जीवन से जुड़ा हुआ है। उसके किरदार, सभी पात्र उन कहानियों के यथार्थ जीवन के ही हैं। उनका मानना था कि साहित्य से ही समाज में जन चेतना फैलाई जा सकती है और लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है, अर्थात उनके कहानियों के पात्र आसपास के परिवेश से ही जुड़े हुए मिलते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, दहेज प्रथा, बेरोजगारी की समस्या, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि विषय उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है, विस्तृत है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उन्होंने बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, सीधे और संक्षेप में
कहा है। उन्होंने अपने साहित्य में सरल, सजीव, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया और कई उर्दू, फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो आइए चलते हैं प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बैलों की कथा को पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि आपने बाल्यावस्था में पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां पढ़ी होंगी और इन कहानियों के पात्र पशु पक्षी थे और इन कहानियों में एक संदेश छिपा रहता था। ठीक उसी प्रकार प्रेमचंद ने भी अपनी कहानियों के कुछ पात्र पशु पक्षियों के नाम पर रखे हैं और इनकी कहानियों में एक संदेश भी छिपा रहता है। तो आइए चलिए कहानी को पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, अर्थात मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अर्थात यदि हम किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को महामूर्ख की संज्ञा देना चाहते हैं तो उसके लिए गधा शब्द का प्रयोग करते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? अर्थात क्या वास्तव में गधा इतना बेवकूफ है, इतना मूर्ख है, या उसके सीधेपन और उसकी सहनशीलता के कारण उसे यह पदवी मिली है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर गाय भी शेरनी की तरह व्यवहार करने लगती है अपने बचाव में। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता जैसा जानवर भी आवश्यकता पड़ने पर क्रोध प्रकट करता है, विरोध प्रकट करता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। अर्थात गधे के साथ आप कितना भी बुरा बर्ताव करो, परंतु वह कभी भी असंतोष नहीं प्रकट करता। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, अर्थात गर्मी के मौसम में एकाध बार वह थोड़ा प्रसन्न हो लेता हो, थोड़ी मस्ती कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते तो नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक उदासी स्थायी रूप से छाई रहती है। सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। जिस प्रकार सुख दुख, हानि लाभ हर स्थिति में ऋषि मुनि एक समान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार गधे जैसा प्राणी जिसके मुख पर हर समय एक समान भाव देखने को मिलता है, फिर भी लोग उसे मूर्ख प्राणी कहते हैं, उसे ऋषियों और मुनियों की श्रेणी में नहीं गिनते।
सद्गुणों का इतना अनादर अर्थात इतनी उपेक्षा कहीं नहीं देखने को मिलती। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। शायद संसार में सीधा होना अच्छे होने का संकेत नहीं है। देखिए ना, भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने तत्कालीन परिस्थितियों के भारतीयों की तुलना गधे जैसे सीधे प्राणी से की है और बता रहे हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में कितनी दुर्दशा है। काले गोरे का भेद हो रहा है, नस्ल भेदी आपत्तिजनक शब्द कहे जाते हैं, उनका निरादर किया जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। जैसा कि आपने महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास की घटनाओं को पढ़ा होगा कि किन स्थितियों में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा और किस कारण उन्हें सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ना पड़ा। उन भारतीयों को उनके सीधेपन और उनकी सहनशीलता जैसे गुण के कारण हे दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वे चुपचाप हर अत्याचार को सह रहे थे और उनका यही चुपचाप सहना किसी भी प्रकार के विरोध न करने के कारण वैश्विक परिदृश्य में भारतीयों की निंदा की जा रही थी। उनकी कई अच्छाइयां उनकी एक कमी के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रही थीं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। लेखक बता रहा है कि यह भी कहा गया कि जीवन जीने के मुख्य आदर्शों में एक स्वाभिमान पूर्वक जीना जैसे आदर्श नीचे जा रहे थे, क्योंकि भारतीय निरंतर अत्याचार सहते सहते अपने स्वाभिमान को भूलते जा रहे थे। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अर्थात उस समय यदि सभी भारतीय एकजुट हो करके अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध करते तो अवश्य ही जीतते और विश्व की दृष्टि में वह सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेखक जापान का उदाहरण दे रहा है। उस समय की परिस्थिति में लेखक ने यह कहानी लिखी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उस समय जापान ने चीन को हराते हुए कोरिया, मंचूरिया और ताइवान पर उसने अपना नियंत्रण कर लिया था और इसी घटना के कारण जापान की गणना विश्व के श्रेष्ठ राष्ट्रों में होने लगी थी। तो लेखक यही कहना चाह रहा था कि यदि भारतीयों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया होता तो विश्व के परिदृश्य में उनकी गणना भी सभ्य लोगों में होने लगती। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। यहाँ इंसानों की दृष्टि में बैल की बुद्धि का भी आकलन लगाया जा रहा है कि क्या वह गधे के समान ही मूर्ख है या गधे से थोड़ा कम मूर्ख अर्थात कम सीधा माना जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं अर्थात इंसान गधे शब्द का प्रयोग अधिकतर मूर्ख शब्द के स्थान पर करता है,
कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात कुछ लोग बैल शब्द का भी प्रयोग करते हैं मूर्ख के स्थान पर या बहुत ही सीधा होने के स्थान पर। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। अर्थात कुछ लोगों की दृष्टि में बैल ही सबसे ज्यादा मूर्ख माना जाता है, पर लेखक का ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अर्थात बैल गौवंश का पशु है और यह संवेदनशील भी होता है और कभी कभी क्रोध आने पर अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी करता है, अपनी भावनाओं को भी प्रकट कर देता है, सींग लड़ा देता है या सींग से मार देता है और कभी कभी अपनी जिद पर आ जाता है, तो इससे कोई भी काम नहीं ले सकता। और भी कई तरीकों से यह अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव इसका स्थान गधे से नीचा है, इसलिए इसके अंदर गधे जितना न सहनशीलता है न गधे जितना यह सीधा है, तो इसलिए इसका स्थान गधे से ऊपर माना जाएगा। झूरी काची। झूरी काची दो बैलों की कथा का किरदार है, मुख्य किरदार है। इसने ही हीरा और मोती नाम के दो बैलों को पाला था। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ये दोनों ही बैल गौवंश की एक प्रजाति होती है पछाई जाति, उसी के ये दोनों बैल थे। ये दोनों देखने में सुंदर थे और दोनों ही काम करने में चौकन्ने रहते थे, फुर्ती से काम करते थे और डील में अर्थात कद काठी में ये ऊंचे थे, लंबे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, अर्थात कई दिन तक साथ रहते रहते दोनों में प्रगाढ़ता हो गई थी और दोनों मित्र बन गए थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, अर्थात जब भी ये दोनों बैल एक साथ बैठते तो मौन भाषा में अपने बातों का आदान प्रदान कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। लेखक कह रहा है दोनों एक दूसरे की बातों का अनुमान कैसे लगा लेते थे यह समझ में नहीं आ सकता। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ऐसा लगता है कि उनमें कोई छिपी हुई शक्ति थी जिससे मनुष्य वंचित था, अर्थात मनुष्य ऐसी छिपी हुई शक्ति से अनभिज्ञ था कि जिससे वे दोनों एक दूसरे की बातें समझ लेते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, अर्थात बैर भाव से या लड़ाई के भाव से नहीं, हंसी के भाव से दोनों सींग लड़ाते थे। आत्मीयता के भाव से, लगाव के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, अर्थात जैसे ही घनिष्ठ मित्र बनते हैं तो दो लोगों में थोड़ी सी छेड़छाड़ होने लगती है। ठीक उसी प्रकार इन बैलों में भी सींग लड़ाना ही उनकी छेड़छाड़ होती थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, अर्थात यदि दोस्ती में नोकझोंक या छेड़छाड़ ना हो तो दोस्ती में वह आनंद नहीं होता। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस दोस्ती में जरा सी भी छेड़छाड़ ना हो उस दोस्ती में विश्वास नहीं किया जा सकता, अर्थात उसमें उतनी घनिष्ठता फिर हम नहीं मान सकते। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे,
अर्थात दोनों ही बैल यह प्रयास करते थे कि उसी के कंधे पर ज्यादा बोझ आए और दूसरे को कम बोझ मिले। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। दोनों संध्या को जब खुलते थे, साथ में बैठते थे, तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में पशुओं को चारा डाला जाता है, ऐसा पात्र होता है वह। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, अर्थात दोनों साथ ही भूसा खाने के लिए उठते, साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही अगर एक ने मुंह हटा लिया है तो दूसरा भी मुंह तुरंत हटा लेता था नांद से। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। एक बार की बात है कि झूरी, जिस किसान के दोनों बैल थे, उसने बैलों की यह जोड़ी अपने ससुराल भेज दी। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। बैलों को तो पता नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था या उन्हें बुरा लग रहा था, ये बात कोई नहीं जानता। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पर झूरी का जो साला गया था, उसे बैलों की ये जोड़ी ले जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।